इंजरी हुई माइंड ब्लास्ट से। और उसके बाद भी आप रुके नहीं। आपने ये नहीं बोला कि चलो यार अब चोट लगी है, शरीर में एक परमानेंट मेरे नुकसान हो गया है तो मैं अपने आप को यहीं रोक लूँ। वो कहते हैं ना कि एक सिपाही वो आखिरी समय तक लड़ता रहता है। 6 महीने लग गया उसको पैर को रिकवरी करने के लिए, क्योंकि मेरा दोनों पैर टूटा था। एक तो एम्पुटेशन है, दूसरा तिबिया फ्रैक्चर था। ये प्यारा का गेम थोड़ा सुना था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था मेरे को। इसमें बहुत रूल है, क्योंकि ये चेयर में बैठने के बाद हिलना ही पाता है, सिर्फ अपर बॉडी से थ्रो करना है। रेफरी बैठता है, 4 रेफरी बैठता है उधर, मतलब वो पीछे से 4 आगे से ऐसा करके देखता है, अगर कुछ हिप हिल गया वो फॉल है सब। वो आपका टॉप सबसे मैक्सिमम आपने कितना तक स्ट्राइक किया है? मैंने थोरो 1502 सर। स्पोर्ट्समैन के ना सब एक होता है कि एक टैलेंट है, बिकॉज मैं आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में था, मैंने देखा है। लेकिन जब आप कंपटीशन में किसी, अगर आप नेशनल में गए या वर्ल्ड कप में गए या ओलंपिक में गए, तो वहाँ पर सभी उतने ही लेवल के आ रहे हैं, उतने ही कैलिबर के आ रहे हैं, उतना ही टैलेंट है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेडल में और उसमें अंतर डाल देती हैं? कभी साहब जब आपको चोट लगी थी उसके बाद मन नहीं किया कि ख़त्म हो गया ज़िंदगी, अब क्या होगा? कभी कभी तो आया होगा ऐसे? जय हिंद दोस्तों, आज मिलते हैं हम एक ऐसे फौजी से जो सिर्फ बैटल फील्ड पर ही नहीं, स्पोर्ट्स के मैदान में भी भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सूबेदार सोनम राणा 2006 में एक माइन ब्लास्ट में अपना दाया पैर खो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं। उन्होंने बोला कि भारत का झंडा दुश्मन के बंकर पर नहीं तो दुनिया भर के खेल के मैदान में तो लगा सकता हूँ, और उन्होंने किया भी। आज वो आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे में शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में ट्रेन करते हैं। उन्होंने टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक्स में टॉप 5 फिनिश किया, ट्यूनिस पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में गोल्ड मेडल, एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल, और अभी जल्द में ही हुए 2025 नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। सूबेदार सोनम राणा एक फौजी, एक खिलाड़ी और एक जीती जागती प्रेरणा है, जो दिखाते हैं कि जुनून और इरादे के सामने हर रुकावट छोटी पड़ जाती है। जय हिंद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे चैनल में आए साहब, हमें बहुत खुशी है। जब हमने ये चैनल शुरू किया था, हमारा मकसद था कि हम रियल लाइफ के जो हीरोज़ हैं ना उनको लाएंगे, और आपकी जर्नी ऐसी रही है साहब, आप जैसा हीरो मानने लायक है। तो हमें बहुत खुशी है साहब आज आप हमारे पास आए। आप सब इसलिए भी हीरो हो कि आप एक फौजी हैं जिसने इंजरी हुई माइंड ब्लास्ट से, और उसके बाद भी आप रुके नहीं। आपने ये नहीं बोला कि चलो यार अब चोट लगी है, शरीर में एक परमानेंट मेरे नुकसान हो गया है तो मैं अपने आप को यहीं रोक लूँ। वो कहते हैं ना कि एक सिपाही वो आखिरी समय तक लड़ता रहता है। ठीक है, तो आपने बोला कि अब ठीक है, इसके आगे अब मैं दूसरी जंग में झंडा लहराऊंगा, और आप तो ओलंपिक तक पहुँचे। धन्यवाद साहब, आप लोग के साथ मिलके बहुत खुशी लगा। आपको थोड़ा वीडियो भी देखा था मैंने, अभी प्रत्यक्ष से आपसे मिला तो बहुत बहुत खुशी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप नहीं साहब, खुशी हमें ज़्यादा है कि आप हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमारे पहले ओलंपिक प्लेयर हैं जो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। तो साहब हम आपका अभी वाले इंजरी के बाद आप क्या बने हैं उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि इंजरी से पहले आप क्या थे साहब? तब भी आप स्पोर्ट्समैन थे, प्लेयर थे, या तब आपके क्या ख्वाहिश या ख्वाब होते थे? सबसे पहले तो मैं 280 में कार्यरत हूँ। तो उसके बाद में मैं पहले तो मैं एक बॉक्सिंग प्लेयर था सर। अच्छा, हाँ, बॉक्सिंग प्लेयर था। मैंने नेशनल भी पार्टिसिपेट किया है, और कमान गोरखा ब्रिगेड तो मैं 4 राउंड कभी खेला नहीं है। एक दो राउंड में तो नॉकआउट देखे ऐसा मतलब उस लेवल तक मेरा बॉक्सिंग अच्छा था। और बॉक्सिंग खेलते रहा। उसके बाद में फिर कैजुअलिटी हो गया। कैजुअलिटी होने के बाद में नॉर्मल रूटीन
एडम ड्यूटी यूनिट में किया। आप किस उम्र में आपको कैजुअलिटी हुआ था? आपको जब कैजुअलिटी हुआ था किस उम्र में, आप कितने? मेरा उम्र 24 ईयर था जब कैजुअलिटी हुआ था, और सर्विस मेरा 6 साल चल रहा था। तो सब ये हादसा हुआ 28GR में, माइन ब्लास्ट में आपके साथ आपको इंजरी हुई। और उसके बाद जब ये हुआ होगा हादसा, तो हर एक क्या उसमें ख्याल आता है कि यार अभी मैं आगे कैसे करूँगा, क्या करूँगा? आपने क्या सोचा था? नहीं, मेरा पहले से मैं स्पोर्ट था, मेरा मन में कभी भी हारा नहीं कि मैं गेम छोड़ने का मेरा दिल नहीं था। अचानक कैजुअलिटी हो गया, फिर ऐसे ही रूटीन में ड्यूटी करते रहा, मेरे को मन में आ गया मैं और गेम करना है। सो के तो गेम तो नहीं होगा, मैं उठ के करना है, मैं गेम और आगे बढ़ना है, देश के लिए और मेडल देना है, ऐसा सोच था मेरा। उसके बाद में फिर पैर लगाना, पैर के साथ चलना डुलना, उसके बाद में फिर गेम का तैयारी करना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैं नहीं करना है बोल के फिर मैं शुरू किया गेम। फिर सब वाकई आपका स्पिरिट। ये बताइए, आपको जो इंजरी हुआ था, इंजरी के बाद आपको कितना टाइम लगा रिकवर होने के लिए? मेरे को रिकवर होने के लिए मैं 2006 में कैजुअलिटी हुआ, उसके 2006 दिसंबर में कैजुअलिटी हुआ। उसके बाद में मैं 6 महीने लग गया उसको पैर को रिकवरी करने के लिए, क्योंकि मेरा दोनों पैर टूटा था। एक तो एम्पुटेशन है, दूसरा तिबिया फ्रैक्चर था। उसके बाद में पैर लगाया। एक पैर का गेम थोड़ा सुना था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था मेरे को। अगर मैं पहले ये प्लेटफॉर्म मिलने से अभी तक ओलंपिक ज़्यादा, अभी तो 2 खेला है, 3-4 हो जाना था, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना पता नहीं था फौज के अंदर। तो सब ये आप बॉक्सर थे, बॉक्सिंग करते थे, तो बॉक्सिंग से मतलब किस तरह से आप शॉर्टपुट में आए? मतलब आपको किसी ने बताया कि आप शॉर्टपुट करो वो अच्छा रहेगा, या आपने सोचा कि मैं शॉर्टपुट करता हूँ शायद उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा? किस तरह से चेंज हुआ? मैं हॉस्पिटल कैजुअलिटी हो गया, हॉस्पिटल में मैं रिकवरी के लिए 6 महीना लग गया। और ये आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने के लिए मैं ये उसमें ALC आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ALC पुणे में आया। उसके बाद में ये पैरालंपिक गेम होता है बोल के मेरे को सुनने में आ गया। अच्छा, वहाँ आपको पता लगा? हाँ, सुनने में आ गया, क्योंकि मैं पहले से ही स्पोर्टमैन था। एक्चुअल में तो मैं पहले से सिविल से ही, मैं शॉर्टपुट एक गोला होता है वो पत्थर का, वो मेला लगता है वो, उसमें मैं फेंकता था वो। अच्छा। हाँ, मैं फेंकता था वो, मतलब उसमें मैं भर्ती होने से पहले 2-3 बार मैंने फर्स्ट प्राइज भी मिला था वो। अच्छा। वो पत्थर मारता है हमारा, उसमें मेला होता है, उसमें पूरा आदमी देखता है कि बहुत अच्छा लगता है उधर फेंकने में। उसमें मैं ऑलरेडी मैं पहले से गेम करता था, मतलब वो ठेला फेंकना भी। उसके बाद में कैजुअलिटी होने के बाद में ALC आया, सुनने में आया कि ये गेम होता है। फिर मैंने कांटेक्ट किया, उसमें कांटेक्ट किया, उसमें मैं ट्रायल हो गया। तो ट्रायल आप शॉर्टपुट के लिए गए? शॉर्टपुट के लिए मैं क्योंकि मेरा बॉडी पावर स्ट्रॉन्ग था, मैंने डायरेक्ट मैं शॉर्टपुट में ही गया। और शॉर्टपुट में गया, उसके बाद में 2017 में मैं नोड में पहुंच गया। और नोड में पहुंचने के बाद में फरवरी में नोड में पहुंच गया, और मार्च में मैं गेम खेला, उसमें मेडल आ गया, 2 मेडल ले लिया। अच्छा, कौन सा नेशनल गेम? नेशनल गेम में 2017। अच्छा, फरवरी में आप नोड में पहुंचे और मार्च में आपने नेशनल गेम्स में 2 मेडल ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। ये नोड के बारे में बताइए साहब, जो पैरालंपिक नोड है, जैसे बाकी जो व्यूअर्स सुन रहे हैं इसको, उनको पता लगे कि ये आर्मी में एक पैरालंपिक नोड बना रखा है और उसका क्या काम है, वहाँ किस तरह से स्पोर्ट्समैन आते हैं, तो कैसे ट्रेनिंग होती है? ये नोड इसलिए खड़ा किया है, मतलब जो डिसेबिलिटी यूनिट में, हर यूनिट में डिसेबिलिटी पर्सन है, उन लोग के लिए ये नोड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आप दूसरे को मोटिवेशन, मेन तो मोटिवेशन, दूसरे को मोटिवेशन और हौसला, खुद को मैं करूँगा करने वाले के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है नोड। क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ हर चीज़ आर्मी से सपोर्ट है, हर चीज़ के लिए नोड में और रहने का जिम, हर चीज़ कोई मतलब कमी नहीं है। सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेस, ये
मतलब इधर ट्रेनिंग, फिजियोथेरापी फिजियोथेरापी, सब मेडिकल सब कुछ है। ये आर्मी से बहुत अच्छा हुआ, आर्मी का ये जो डिसेबिलिटी पर्सन है यूनिट में ऐसे नॉर्मल ड्यूटी करके तो मैं बैठते कहूँगा हैं। साहब कि ये नोट जितनी भी आर्मी में कैजुअलिटीज होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, किसी की माइंड ब्लास्ट से, किसी की फायरिंग से, किसी की अलग एक्सीडेंट से, उन सब के लिए एक ऐसी जगह है जहां आकर वो अपने लिए, यूनिट के लिए, रेजिमेंट के लिए, आर्मी के लिए और देश के लिए भी नाम कमा सकते हैं। और वहां पर फौज ने वो सारी सुविधाएं दे रखी हैं जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए, है ना। तो क्या सारे डिसिप्लिन के लिए वहाँ पे वही एक जगह से हो जाता है? मतलब कोई भी गेम खेलना चाहे जी तो जी सारे सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट। ये मतलब हमारा रोइंग का अलग नोड है, नोड में ये उसका हमारा थोरो का उधर, मतलब जिसका रिकमेंड है साहब, मतलब गेम का उसी हिसाब से नोड से उन लोग को उधर शिफ्ट किया जाता है। वो मतलब शूटिंग वाले का माओ में है, जी। और माओ में उन लोग को उधर प्रैक्टिस करने के लिए भेजेंगे। मतलब ऐसा, मतलब जो बंदे का कैजुअलिटी के हिसाब से गेम है उसी हिसाब से फिर बंदे को कहाँ कैसे सेट होगा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दिया जाता है सब। इससे पहले कि और भी आपके साथ आगे मेडल्स वाला की बात करें, बट अभी हम जब बात कर रहे थे मुझे तो लगता है ये बहुत टेक्निकल और बहुत मुश्किल है कि आप बैठ करके शॉर्ट पुट को मारना और हिल भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा भी वो उठ गया आपका कमर से तो शायद डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ये बताइए जरा, ये आप power लाते कहाँ F57 में करते हैं, तो इसके बारे में बताइए। जो सर पूछ रहे हैं ना कि किस तरह से पूरा इवेंट क्या है, क्या रूल है, और फिर आप कैसे करते हो उस चीज को इतना अच्छे से। सबसे मेन तो आदमी को हौसला होना चाहिए कि मैं करूँगा। आसान मुश्किल है लेकिन हाँ, उसको आप आसान कर देते हैं। आसान कर देता है। ओलंपिक जाना तो मुश्किल होगा ही। क्योंकि जब हम शुरू में किया था ये चेयर में बैठ के, बहुत मुश्किल लग गया था। अभी करते करते इतना ओलंपिक तक 2 बार पार्टिसिपेट किया है। तो क्या क्या रूल है साहब, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शॉटपुट आपके हाथ में है, तो आप कितना मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका बताइए। इसमें बहुत रूल है, क्योंकि ये चेयर में बैठने के बाद हिलना ही पता है, सिर्फ अपर बॉडी से थ्रो करना है। ये बेल चार हल्का सा हिल नहीं सकता ना, है। हिल नहीं सकता है। एक ये चेयर थ्रो चेयर होता है, उसमें 4 बेल लगाना है, वो साइड से बेल लगाना है। थोड़ा सा हिलने से फॉल हो जाता है वो, मतलब उसमें रेफरी बैठता है, 4 रेफरी बैठता है उधर, मतलब हिल नहीं जाए वो, ऐसा हो जाता है रेफरी का। वो पीछे से 4, आगे से ऐसा करके देखता है, अगर कुछ हिप हिल गया वो फॉल है सब। वो बहुत मुश्किल है इसमें से, क्योंकि ये मतलब एबल बॉडी का जैसा है सब। हमारा ये F57, क्योंकि हमारा पैर नहीं है, लेकिन पैर काम नहीं करता है इसमें। पैर खोल के बैठना है, और खोल के बैठने के बाद में एबल बॉडी का जैसा ऊपर का बॉडी तो एबल बॉडी का बराबर है। ऐसा मतलब मुश्किल 57 टॉप्स है सब, ये 57 कैटेगरी। अमेजिंग साहब। आपका टॉप सबसे मैक्सिमम आपने कितना तक स्ट्राइक किया है? मैंने थोरो 1502 साहब, मतलब मेरा बेस्ट थोरो 1502 है। 0.02 मीटर, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 16 मीटर है। 16 मीटर का, तो लगभग 0.8 हाँ 80 सेंटीमीटर का भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। हमें आशा है आप बहुत जल्दी ब्रेक कर देंगे। कोशिश है, कर रहे हैं हम, सपोर्ट है आर्मी से। जी नहीं साहब, बिल्कुल पूरा फौज आपके पीछे है, देश वाले भी आपके पीछे हैं। ये साई से है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी। हाँ हाँ, उससे मतलब एलिट एथलीट्स को हर चीज़ से सपोर्ट। मेन तो हम फौजी है, हिम्मत तो नहीं हारेंगे, और फौज से भी सपोर्ट मिल रहा है, और नोट से भी सपोर्ट है, मतलब हर साइड से सपोर्ट है। पैरालंपिक, PCI, वहाँ हर चीज़ से सपोर्ट है, करेंगे, कोशिश है अभी। तो साहब आपने बताया कि आप फरवरी में पहुंचे और मार्च 2017 में आपने नेशनल हुए और उसमें 2 मेडल ले लिए। अब नेशनल से साहब ओलंपिक तक की जो आपका सफ़र रहा, उसमें मेन आप गए होंगे एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, उस तरह के जो इवेंट हुए जहाँ पे आपने मेडल्स जीते, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए कि एक तो साहब कि कैसा रहा, अचीवमेंट क्या रहे, और दूसरा स्पोर्ट्समैन के ना साहब एक होता है कि एक टैलेंट है, बिकॉज मैं आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में था, मैंने देखा है,
लेकिन जब आप कंपटीशन में किसी, अगर आप नेशनल में गए या वर्ल्ड कप में गए या ओलंपिक में गए, तो वहां पर सभी उतने ही लेवल के आ रहे हैं, जी सर। उतने ही कैलिबर के आ रहे हैं, उतना ही टैलेंट है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेडल में और उसमें अंतर डाल देती हैं? बिकॉज टैलेंट मुझे लगता है सब में बराबर है वहाँ पे जो पहुँचा है। ऐसा होता है साहब, ये मतलब उधर जाने के बाद में माहौल अलग सा होता था। वो सब स्पोर्टमैन है, सभी ने अपना देश के लिए रिजर्वेशन कर रहा है जी और सभी देश के लिए मेडल जीतना चाहता है, बिल्कुल। मेहनत सभी का है। मतलब एक दूसरे को देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। ऐसा मतलब जोश ताकत ऐसा आ जाता है उधर, मतलब फीलिंग अलग से हो जाता है कि हाँ मैं भी करना है, क्यों नहीं करूँगा, ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं देश के लिए मेडल पक्का लेके जाऊंगा, ऐसा फील हो जाता है वो। तो 17 से वहाँ तक का सफ़र साहब। मैंने मतलब ये नेशनल मेरा मेडल है 9 मेडल है और नेशनल का, और उसका इंटरनेशनल भी 8 ऐसे ही है। मतलब सफ़र सबसे पहले अगला कंपटीशन क्या था? आप जो नेशनल्स खेला था आपने 2017 में, उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन से कंपटीशन है? 2017 के बाद में नेक्स्ट ये दुबई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था। उसमें कैसा रहा आपका performance? उसमें परफॉर्मेंस ठीक ही रहा, लेकिन मेडल के रेंज में पहुंचा नहीं है। लेकिन मेरा उस टाइम में ये ओल्ड लेवल का कंपटीशन मतलब फर्स्ट टाइम था उस टाइम में। उस टाइम में मैं 7th पोजीशन में आया था। उसमें थोड़ा सा इंजरी भी टाइप का भी हो गया था, इसलिए थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन भी हुआ। मतलब प्रैक्टिस तो जारी था, अच्छा ही था प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं था। थोड़ा सा बॉडी का एक्चुअली पावर ये मतलब डिसबैलेंस ऐसे हिसाब से मैं थोड़ा डाउन हो गया था। मेरा उस टाइम में भी मेरा 1462 मेरा बेस्ट थ्रो था, उसी लेवल में मेडल था, लेकिन वही मतलब किस्मत की बात आ गया था उसमें भी। तो पहला इंटरनेशनल मेडल कब आया साहब फिर? मेरा इंटरनेशनल मेडल उसमें टूनिशिया में 2021 में वर्ल्ड ग्रैंड प्री में मतलब गोल आ गया था। गोल आया। तो उसका एक्सपीरियंस बताइए फिर। उसका एक्सपीरियंस मतलब हार्डवर्क तो था ही था, और टीम वर्क, और इसमें कैसा टीम वर्क? मतलब सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, जो आपके जी 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 बिल्कुल। उनके साथ कितना मतलब सपोर्ट रहा? हाँ, बिल्कुल। सभी के बिना सपोर्ट का तो कोई कुछ भी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मानसिक उसका कितना रोल प्ले होता है इसमें, मानसिक इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना? सब हिम्मत वाली बात है क्योंकि उधर ग्राउंड में जाना, इतना माहौल होता है ग्राउंड में, पूरा गरम होता है, गरम हो जाता तो है। जो वो अपोनेंट हैं दूसरे opponent देश वाले, है, वो कोशिश करते हैं कि आपको हाँ, मानसिक उससे थोड़ा डाउन किया जाए। कैसे करते हैं साहब? ऐसा मतलब उन लोग का डाउन ऐसा नहीं होता। मतलब उधर का माहौल है ना सब, वो अलग टाइप का हो जाता है पूरा। उसमें आदमी का आवाज़ और बंदे पूरा उसमें मतलब मानसिक उसमें मतलब अपने हिसाब से, हाँ ये करना है मैंने, उसी हिसाब से कि रहना पड़ता है उधर सब, क्योंकि उधर बहुत हल्ला होगा, ये होगा, पूरा पब्लिक है सब। तो जो वहाँ पब्लिक होती है वो अपने देश वाले का सपोर्ट कर रही होती है, हाँ या सब जैसे आपका भी करती है? नहीं, मतलब अपना अपना कंट्री का हो जाता है वो। जनरली बिकॉज जैसे कई जगह मैंने देखा, जब बाहर जाते हैं तो कुछ जगह पर क्या होता है कि जो वहाँ का लोकल क्राउड है वो पहले अपनी कंट्री वाले के लिए ज़्यादा हल्ला करता है, ज़्यादा सपोर्ट करता हाँ है। वो तो उसमें ऐसा होता है सब, मतलब ज़्यादा बंदे उसमें स्टेडियम के ऊपर रहता है, हम ग्राउंड में होता है वो, हम लोग को बाहर का माहौल पता नहीं चलता है इतना। आपका खुद का इतना वो रहता है। अपना उसमें हो जाता है, हम ऐसा हो जाता है। आप अपना जर्नी बता रहे थे ट्यूनीशिया में, जो आपको मेडल मिला था उसका आप बता रहे थे। टूनिशिया में मतलब ये सब वर्ल्ड का आदमी आ जाता है ये उसमें। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा? कंट्री तो सब उसमें ऑल कंट्री होता है उसमें, ओके। क्योंकि ओल्ड लेवल का है वो। ऑल ये मतलब ओल्ड चैम्पियनशिप हो गया, ये हो गया ओल्ड उस गेम का, ये मतलब ये पूरा ओलंपिक टाइप का हो जाता है सब ये। जी वो उस टाइप का हो जाता है वो। ये मतलब टूनिशिया का ग्रैंड प्री था, जी जी। उसमें मैंने डिस्टेंस किया था 1382। ओके।
उस टाइम में। और कोई चैलेंजेस रहे हों या कुछ? चैलेंज है उसमें, ये और ऑल कंट्री आ जाता है उसमें, तो जी जी। कंपटीशन तो होता ही सब उसमें। जो फाइनल्स जो होते हैं उसमें कौन कौन थे? फाइनल में ये सीरिया और अजरबैजान, जी। ऐसा जो टॉप टॉप कंट्री ऐसा आया था उस टाइम में। तो इसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था? मतलब ऐसा होता है ना कि पहले शायद पहले राउंड पे आपके अच्छे परफॉर्मेंस थे, बाद में कम हो गया या कुछ ऐसा कुछ? ऐसा ये जो मतलब 13.82 ऐसा था, मतलब ये पहले उसमें अटेम्प्ट में आ गया था या? ना, उसमें थर्ड या फोर्थ टाइम में निकल गया था वो। जी। तो सब इसी इवेंट से आपको ओलंपिक कोटा मिला था? नहीं, ओलंपिक कोटा साहब, एक तो मैं पेरिस में 2023 में पेरिस में शॉर्ट पुट किया था। उस टाइम में मैं फोर्थ पोजीशन में आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके। उस टाइम में उधर से एक कोटा मिला था, वो कोटा मिलता है वो इंडिया के लिए मिलता इंडिया है के लिए वो, मिलता है, बिल्कुल शूटिंग की तरह है वो। और इंडिया के लिए मिलता है, लेकिन प्लेयर के लिए नहीं मिलता है वो, या। क्योंकि फिर ट्रायल होगा वो। हाँ, जो हाँ। ओलंपिक में जाने से हाँ, पहले अच्छे उस पे पहले होंगे, फिर ट्रायल होगा। वो हो जाएंगे। हाँ, वो तो जो हम कोटा लेता है वो सिर्फ इंडिया के लिए आता है सब वो। जब फिर इंडिया में जो जाने से पहले ट्रायल होगा, वो सिलेक्शन होगा, वही जाएगा, ऐसा है सब वो। ये शूटिंग में जो विजय साहब हैं सर, जी। तो विजय कोटा किसी और ने लिया था, हाँ, बट विजय साहब गए थे और सिल्वर मेडल लेकर आए थे। हाँ, वही से मतलब कोटा का सिस्टम ये है सब है। तो तुनिसिया के बाद सब? और उसके बाद में मैंने ये हांगजू चाइना में सिल्वर मेडल ले लिया। जी जी। वो भी वर्ल्ड कप था, वो एशियन एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स थे। उसमें जो ईरान हम्म। कंट्री नहीं आता है उसमें, एशियन में, और ईरान आया था। ईरान तो ओल्ड रिकॉर्डर वाला है वो। अच्छा। हाँ, और ब्राज़ील का नहीं आया था जी। वो। मतलब ईरान के जो टॉप प्लेयर है 16 मीटर, उनके साथ कंपटीशन किया है। वो ईरान का जो है वो पूरा वर्ल्ड ओवर सबसे सबसे तगड़ा वही है। वही है सब अभी। वो फर्स्ट था, मैं सेकंड था, और वकाटोशिमा जो मेडल लिया है उन्हें, वो थर्ड पोजीशन में था उस टाइम में। होकाटो का आपने एक ही बार हराया, 2 बार हराया? नहीं, नेशनल में तो बहुत बार आपका आगे वो था। आगे पीछे होता रहता है। आगे पीछे, हम दोनों आगे पीछे हो जाता है। हाँ। साहब, अभी जैसे आप इतनी सारी कंट्रीज गए होंगे, एशियन गेम्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक के लिए, आपने बहुत सारे अलग अलग कंट्री वाले स्पोर्ट्समैन को देखा, तो कोई और कंट्री ऐसी लगी आपको कि जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है और हमको भी कुछ चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए, या जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर ये वाली जो फैसिलिटीज़ है या टेक्नोलॉजी है कि ये हम लोगों को भी होनी चाहिए? उन लोग का ये बाहर का टेक्नोलॉजी तो अलग ही होता है वो। आपके इवेंट में क्या अंतर है, मतलब वो टेक्नोलॉजी का क्या अंतर है? टेक्नोलॉजी का हम लोग का मतलब मेन कोचेस प्लस प्रैक्टिस और डाइट, ये है हमारा। क्योंकि हम थ्रो पर है, उसके बाद उस ट्रेनिंग कोचेस और डाइट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाता है, इसलिए उन लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाता है। सब ये बताइए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए? क्या वो डिसिप्लिन है, क्या वो साइकोलॉजी है, क्या मेहनत है, हार्ड वर्क है? इसमें सब तीनों का कोऑपरेशन होना चाहिए। हार्डवर्क भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन, मेन डिसिप्लिन तो ज़रूरी है ही है। बिना डिसिप्लिन का कोई भी कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है। जो प्लेयर जो डिसिप्लिन अच्छा है वही प्लेयर है आगे बढ़ रहा है। जी। डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। आपका रूटीन क्या है? हमारा रूटीन होता है सब, सुबह मॉर्निंग कितने बजे? और 6:30-7 बजे ग्राउंड। उसके बाद में जब तक प्रैक्टिस ख़त्म नहीं होगा आप ग्राउंड पे रहेंगे 6:30 ग्राउंड में बजे? रहेंगे। उसके बाद में तो कितना 3-4 घंटे चलती है? 3-4 घंटे चलता है 10 बजे तक। और रूम में आना, ब्रेकफास्ट
और लंच, रेस और फिर इवनिंग रेडी। इवनिंग 3-4 बजे जितना जैसे मतलब कोच आप टाइम डालेगा उसके हिसाब से फिर ग्राउंड में पहुंचना है, अपना शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग करना, ग्राउंड, जिम, ऐसा चलता है। जिम में क्या करते हैं? जिम में सब वेट, ग्राउंड में थ्रो सा। हाँ, बिकॉज वो जरूरत है आपके इवेंट में बहुत। आप बेंच प्रेस करते हैं? बेंच प्रेस तो थ्रो के लिए मस्ट है, मस्ट है। कंपलसरी। बेंच प्रेस, क्लीनिंग, ऐसा बिना बेंच प्रेस, बिना जिम ट्रेनिंग का थ्रो नहीं होता सर। कितना किलो बेंच प्रेस करते हैं साहब? मैंने बेंच प्रेस 160-70 केजी, 170 किलो। 60-70 केजी तक किया है। हम दोनों अपने बच्चों को लेकर आपके ऊपर बैठ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मानना पड़ेगा साहब आपका स्पिरिट। और कभी साहब जब आपको चोट लगी थी उसके बाद मन नहीं किया कि खत्म हो गया जिंदगी, अब क्या होगा? कभी कभी तो आया होगा ऐसे? नहीं, वो तो आया था सब, वो तो मतलब कैजुअलिटी के बाद में हर आदमी का ये सोच तो आ ही जाता है, क्योंकि ये गेम के बारे में इतना पता भी नहीं था साहब पहले, क्योंकि था गेम था लेकिन आर्मी में पता नहीं था। हाँ, गेम था, मेरे को भी बाद में गेम चलता है बल्कि 2011-12 में सुनने में आया था। उससे पहले तो मैं कैजुअलिटी अभी कैसे करे, कैसे चले, पैर नहीं है, ये लेग के बारे में भी इतना पता नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में कैजुअलिटी होते ही पैर चले गया। तो फिर कैसे आप ये मोटिवेशन आया कि नहीं अब तो? उसके बाद में पैर लगाने के लिए एलसी आया, पैर लगाया। जो ये पैरालंपिक में कुछ बंदे नोड बनने से पहले कुछ बंदे, 1-2 बंदे खेल रहा था, उन लोग पैर बनाने के लिए आया था, उन लोग से मिला और मोटिवेशन मिला। और मोटिवेशन मिलने के बाद में मैं भी पहले प्लेयर ही था, मैंने फिर उन लोग से कोऑपरेट किया, ऐसे ऐसा करके फिर नोड में आ गया सब मैं। फिर वहां से चेंज हुआ। फिर 2 महीने में तो आपको मेडल मिल गए। हाँ। सब सिविल में भी इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते रहते जी हैं। सर। माइंड ब्लास्ट नहीं होंगे लेकिन रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी इंजरी होती रहती है या डिसेबिलिटी होती रहती है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा मैं, सबसे पहले तो हिम्मत रखो, हिम्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हिम्मत नहीं है मेरा जो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ दो, बोलने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हिम्मत रखो, करने वाले के लिए सब कुछ है जी, बिल्कुल। करने वाले के सब कुछ है, करना है, करो, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि मैं भी ये गेम के बारे में पता नहीं था, गेम में आ गया, अभी मतलब इतना तक पहुंच गया, बिना मेहनत से तो पहुंचा नहीं है। इसलिए मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये है सब मेरा मतलब। जी। और मेरे ख्याल से आज की डेट में सरकार ने बड़ी सारी स्कीम्स निकाल दी हैं स्पोर्ट्स की। तो खेलो इंडिया आ गया है, टॉप्स आ गया है, OGQ आ गया है, जी सर। इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहे और अगर उसमें टैलेंट है, डिसिप्लिन है, मेहनत करता है तो अच्छा कर सकता है। अभी सपोर्ट जो करने वाले के लिए सपोर्ट हर साइड से है सब। बिल्कुल। सिर्फ आदमी सोचना चाहिए कि मैं करूँगा। साहब आपके टीम के बारे में बताइए जिनके बिना आपका परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाता। सबसे पहले तो मैं फौजी हूँ, मतलब फौजी के नाता से सपोर्टिंग हर साइड से मिल रहा है, फौज से भी मिल रहा है और बाहर से हर साइड से सपोर्ट मिल रहा है। और मेन मतलब हमारा नोड हो गया, नोड में सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, YC साहब हो गया। कौन है साहब वैसे साहब? ये नितिन मेहता नितिन साहब है, मतलब हर साइड से सपोर्टिंग है। और सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, कोचेस हो गया। कोच, आपके कोच कौन है साहब? सबसे पहले तो नोड में एक YC साहब होता है, जी साहब का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन मेहता साहब है। जी जी साहब से उसका बात हुई है अभी। नीचे कोचेस है, हर एथलेटिक्स का, हर कंपटीशन प्लेयर का हिसाब से ब्लेड रनर का अलग कोच, थ्रो का अलग कोच हो जाता है। उन लोग के हिसाब से कोच अलग अलग है और सपोर्टिंग स्टाफ सभी को एक
सभी को मेजोरिटी से सभी को देखता है वो। और हमारा कोच है राकेश राव साहब सुबदर मेजर, वो साहब हम लोग को थोरोबार को देखता है। और जैवलिन ये डिस्कस वाले को अलग से कोच है, रविंद्र सर है, वो नायक रविंद्र सर, उन लोग मतलब हर साइड में अलग से को अलग अलग इवेंट वाले का अलग अलग से देखता है। मतलब सभी को ये डाइटिशियन अलग देखता है, मतलब सभी को देखने के लिए मतलब मेजोरिटी टीम में सबको मेजोरिटी है, मेजोरिटी बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। और सभी को मतलब, और मेरा बड़ी पेयर है वो मेरे को डाइट देखता है, वो मतलब मेरा यूनिट का बंदे यूनिट ने मेरा हेल्प लिए जी हेल्प लिए दिया है बंदे। क्या बात और है। वो सब कुछ मेरा डाइट देखने वाला बंदे वो है, मतलब एडम कैसे करना है साहब को, मतलब कैसे खिलाना है, कौन सा डाइट खिलाना है, मतलब हर साइड से सपोर्टिंग है हम लोग का। मतलब इसके यही सपोर्टिंग से हम लोग इतना तक पहुंच गए हम लोग। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कोच साहब, सपोर्टिंग स्टाफ और नोड का वाईसी साहब, मतलब ऑल स्टाफ को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। बिल्कुल सर। नहीं, हम आपके Yes. बिहाफ पे सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके वजह से आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपकी मेहनत तो है ही है, हाँ सर। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो साहब ये तो अभी तक का सफर हो गया, जी। अब आगे का आपका टारगेट क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है इतने टाइम में, और आने वाली आपकी कौन सी कंपटीशन या चैंपियनशिप है अभी? अभी आने वाला ये इसी महीना में ये मिलिट्री चैंपियनशिप है सब। अच्छा, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हैं। ओल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप, गेम्स नहीं चैंपियनशिप अच्छा, है चैंपियनशिप है, वो। ओके। उसमें सिर्फ आर्मी, ओल्ड का आर्मी के साथ में आते हैं, करेक्ट। खेलना है साहब उधर जाके। कहाँ कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका है साहब वो, उसके अंदर कहीं चल रहा है। उसमें उसमें हमारा कुछ इवेंट है, उसमें कुछ बंदे जा रहे हैं साहब वो। वो उधर आने के बाद में मेन हमारा टारगेट है साहब वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अच्छा, इस बार यहाँ पर है। मेन हमारा टारगेट है साहब उधर का देश के लिए मेडल लेना। यानी आप पक्का लाएंगे साहब? बिल्कुल। इस बार 16 मीटर। क्योंकि हाँ। पूरा वर्ल्ड हमारा देश में हो रहा है, पूरा ऑल कंट्री से आता है जी, ये गर्व की बात है कि हमारा कंट्री में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम उसी की तैयारी में लग रहा है, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। मेहनत नहीं, मैं चाहता हूँ साहब कि आप गोल्ड लेकर आएं, और आपके जो दूसरे साथी हैं जिनको अभी नेशनल चैंपियनशिप में आपने सेकंड किया है, वो सिल्वर लेकर आए। इंडिया फर्स्ट सेकंड इंडिया के ही होने चाहिए। सब एक ये बताइए मेरे को कि एक स्पोर्ट्समैन बनना, वो भी आपके लेवल का, जहाँ पे आप ओलंपिक्स वगैरह में compete कर रहे हैं, कितना मुश्किल का काम है। लोग कहते हैं ना कि आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करते रहना पड़ता है, मतलब अपना पर्सनल ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, डाइट भी आप जो मर्जी नहीं खा सकते। हाँ, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो हर साइड में है साहब। हाँ, बिना मुश्किल का तो कोई काम होता ही नहीं लड्डू है, नहीं मिलेगा। है ना, नहीं होता है। हाँ, मुश्किल तो है, क्योंकि सुबह से शाम प्रैक्टिस करना, और हम तो ऑलरेडी डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी को लेके आगे बढ़ना। क्योंकि हमारा पैर कभी टूट जाता है, कभी सूजन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है सब हमारा पैर। क्योंकि हम तो थोड़ा सा ठीक है सब, जो स्पाइनल इंजरी है सब, उन लोग को उस इंजरी से चलना और ये गेम में ले आना और आगे बढ़ना, ओलंपिक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सब। बिना हार्डवर्क, बिना मेहनत नहीं होता सब ये। क्योंकि हम एबल फिट फॉर नहीं है सब, क्योंकि पैर कभी किस तरफ छिल जाएगा उनको भी देखना है, और प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा चलता है सब। क्योंकि हमारा डिसेबिलिटी को लेना है और गेम को भी आगे बढ़ाना है सब। बट साहब एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का ना फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं होता है, लेकिन मेंटल में डिसेबिलिटी हो जाता है। बट आप वो हैं साहब जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद आपका मेंटल और मोरल इतना हाई है कि आप कुछ भी चाहे हासिल कर सकते हैं। तो आपने किया है? और किया है, और हमें वाकई में बहुत गर्व है कि आज आप हमारे साथ आए हैं साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझे तो फक्र है साहब कि एक तो आपने इतना अचीव किया है और दूसरा आप फौजी हैं, ठीक है। तो अब फौज में से वो कहते हैं ना कि अपने परिवार में से अगर कोई इतना अच्छा करता है तो हमें भी गर्व होता है कि हाँ देखो। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट साहब, एंड हमें यकीन है कि इस बार आप बिल्कुल सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। और आप जब भी खेल रहे होंगे टीवी में देखिएगा, हम आपको इस साइड से पक्का चीयरिंग कर रहे होंगे। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब, जय हिंद सब साहब। लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, यहाँ तक आने का मौका दिया, आप सबसे मिलने मिला, बहुत खुशी हुआ। सब आप लोग का उसमें देखता था वीडियो में, अभी प्रत्यक्ष से मिलने का टाइम मिला तो मेरे को बहुत बहुत खुशी लगा था। नहीं सौभाग्य हमारा है साहब। अगले ओलंपिक के बाद में हम अपॉइंटमेंट लेके हाँ, मिलेंगे आप आपसे। आएंगे, आप अगला ओलंपिक में मेडल लीजिए और फिर दोबारा से मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब।